नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपको बता दें, मोदी कैबिनेट की एक अहम बैठक होने जा रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से बाकी मंत्रियों के साथ बात करेंगे, शिरकत करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन को रोकने के लिए सरकार बड़े फैसले ले रही है। दिल्ली के जो आंकड़े आए हैं उसने कोरोना को लेकर पूरे देश में रेड अलर्ट वाले हालात पैदा कर दिए हैं। दिल्ली में आज 5,500 केस आए, पॉजिटिविटी रेट 8.5% तक पहुंच गया। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के बाद मुंबई में भी सख्त पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। आज मुंबई में 10,000 से ज्यादा मामले आए हैं। गुजरात में कोरोना के मरीज 50% बढ़कर 2,25,000 हो गए। किस शहर में लॉकडाउन या कर्फ्यू को लेकर क्या फैसला लिया जा सकता है, इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो आपके पास पूरी जानकारी होगी। दिल्ली में तीसरी लहर तेज है, भीड़ बहुत ज्यादा है और अब लॉकडाउन बस एक हफ्ता दूर नजर आने लगा है। अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। एम्स में डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। थर्ड वेव तो सेकंड वेव से भी खतरनाक रफ्तार से आई है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। 8 और 9 जनवरी को दिल्ली में कोरोना कर्फ्यू रहेगा, यानी शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक दिल्ली में निकलने पर पाबंदी रहेगी। दिल्ली में सैटरडे और संडे को यानी वीकेंड्स पर अब कर्फ्यू रहेगा, तो लोगों से अपील है कि कर्फ्यू के दौरान बाहर ना निकलें। बहुत जरूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल जरूरत पर ही बाहर निकलें, लेकिन सैटरडे संडे को कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें या परिवार के साथ बैठें। मुंबई की मेयर ने भी कह दिया है कि केस 20,000 पार करेंगे तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। मुंबई में 4 दिन के अंदर अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की तादाद 15% बढ़ गई है। हर एक लोगों को जो डर है वो सही है। लॉकडाउन किसी को भी नहीं चाहिए। दस्तूरखुदा मुख्यमंत्री भी कह रहे लॉकडाउन नहीं चाहिए, तो भी लॉकडाउन नहीं चाहिए। ये अकेले मुख्यमंत्री अकेले इकबाल चहल आयुक्त तो बोल के नहीं होगा। हमारा जो मुंबई का है वो अभी थोड़ा सा उभर रहा है। अब तुरंत ये होता है तो बहुत ही खराब घर घर में अवस्था हो जाएगी। वीकेंड कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन जैसा पैनिक दिल्ली के बाद मुंबई में भी हो सकता है। ऐसे में यहाँ प्रशासन ने जो कोविड सेंटर हैं वहां पर बेड्स को बढ़ाने के लिए काम शुरू कर दिया है। साथ ही साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहां पर भी नॉन कोविड वार्ड की जगह पर कोविड सेंटर बनाने के लिए आदेश दे दिए हैं। दिल्ली पर इस वक्त सबकी नजर है, क्योंकि दिल्ली का कोरोना कंट्रोल मॉडल 10 दिन के अंदर ही नाइट कर्फ्यू से लॉकडाउन की दहलीज पर पहुंच गया है। दिल्ली में 27 दिसंबर से पहले नाइट कर्फ्यू लगा था, अब 8 जनवरी से वीकेंड कर्फ्यू लगेगा। इसलिए सबका सवाल, क्या अब नौबत लॉकडाउन की आने वाली है? दिल्ली में कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा फॉर द टाइम। सर, तो मजदूरों को घबराने की जरूरत नहीं है सर, उनकी आर्थिक मदद की जाती रहेगी। कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन को किसी तरह नहीं रोका गया। कंस्ट्रक्शन जैसे पहले चल रही थी चलती रहेगी। सरकारी दफ्तर में वर्क फ्रॉम होम वाला सिस्टम लागू होगा। प्राइवेट कंपनीज में 50% स्टाफ को घर से काम करने के लिए कहा गया है, लेकिन बस और मेट्रो फुल कैपेसिटी से चलेंगे, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि मेट्रो स्टेशन और बस स्टॉप पर भीड़ लगे। आधी संख्या कर दी गई थी मेट्रो में कैपेसिटी की और साथ साथ बसेस में भी कैपेसिटी की, वो आधी कर दी गई थी संख्या, और उसकी वजह से मेट्रो स्टेशन पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही थी। बस स्टॉप्स पर बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही थी, वहां भीड़ हो रही थी, कई जगह भीड़ अनियंत्रित भी हुई, और ऐसे में कोरोना ओमिक्रॉन जो है वो सुपर स्प्रेड हो सकता है वहां से। इसलिए इसको देखते हुए ये भी फैसला लिया गया कि बसें और मेट्रो पूरी कैपेसिटी पे चलेंगी। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू पर मॉल, बाजार, रेस्टोरेंट, बार बंद होंगे। सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी। ब्यूटी पार्लर, सैलून भी बंद होंगे। जरूरी सामानों की होम डिलीवरी होगी। इमरजेंसी सर्विस चालू रहेगी। धार्मिक स्थल खोलेंगे, लेकिन लोग नहीं जा सकेंगे। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू अभी 3 दिन बाद लगेगा, लेकिन सख्ती अभी से जारी है। वीकेंड कर्फ्यू यानी शनिवार और रविवार को घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी। आप सिर्फ जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकल सकेंगे। दिल्ली में सिर्फ वीकेंड ही नहीं, आपको अभी से बाहर निकलना कम कर देना चाहिए।
अगर कोई ऐसा काम है जिसे आप घर बैठे निपटा सकते हैं, उसके लिए बाहर निकलने का खतरा मोल क्यों लेना? क्योंकि अगर वीकेंड कर्फ्यू के बावजूद मामले कम नहीं हुए तो आगे सख्ती और बढ़ाई जा सकती है, यानी आगे की डगर और मुश्किल होने वाली है। दिल्ली में टेस्टिंग तेज कर दी गई है क्योंकि यहां अब कोरोना केस के रोजाना मामलों में करीब 30% का उछाल देखा जा रहा है। इनमें 5 में से 4 केस ओमिक्रॉन के ही हैं। इस तेज रफ्तार संक्रमण को रोकने के लिए सरकार का अपना सिस्टम है, अपनी तैयारी है। तीसरी लहर को लेकर उसके दावे और पाबंदियां कई बातें कह रही हैं, लेकिन कोरोना को लेकर मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना की रफ्तार यही बनी रही तो 8 जनवरी तक रोज 8 से 9,000 केस आ सकते हैं, जबकि 15 जनवरी तक ये आंकड़ा डबल से भी ज्यादा या कहें कि तिगुना यानी 25,000 तक पहुंच सकता है। ऐसी नौबत क्यों आ सकती है, उसे आप दिल्ली की पॉजिटिविटी रेट को देखकर समझ सकते हैं। 24 घंटों में दिल्ली में 5,500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट 8.5% पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना के 83% नए केस अब ओमिक्रॉन के हो सकते हैं। केसेस ना बढ़े इसलिए यह भी फैसला लिया गया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें एसेंशियल सर्विस वाले ऑफिसेज को छोड़कर सबको अभी दफ्तर आने से मना किया जाएगा और केवल ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम मोड पे रहेंगे या ऑनलाइन मोड पे रहेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज को 50% अलाउ किया जाएगा, वो 50% कैपेसिटी ऑफलाइन रखें और 50% ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम रखें। आपको लग रहा है कि वीकेंड लॉकडाउन सही है, उससे कोरोना का संक्रमण फैलने से रुकेगा? नहीं, 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन लगाने से बाकी 5 दिन तो खुला रहेगा, बाकी 5 दिन तो फिर वही भीड़ रहेगी। 2 दिन के लॉकडाउन लगाने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। या तो पूरी तरह कंट्रोल किया, सख्ती की जाए, रेलियों पे रोक लगाई जाए। ये छोटे दुकानदार तो सब मर जाएं और 10 बजे तक दारू के ठेके खुलेंगे, बाकी मार्केट 8 बजे बंद हो जाएगी। एक बराबर में ठेके हैं, कौन सा ठेका ऐसा है जो ऑड इवन में बंद हो रहा है? मार्केट लक्ष्मीनगर में कल में गया, ऑड इवन के हिसाब से बंद करवा रहे हैं। ऑड इवन कोई ठेके के बराबर में भी आता है कि नहीं आता? ठेका खुलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ओमिक्रॉन सबसे बड़ा कोरोना स्प्रेडर बन चुका है और यही इस वक्त सबसे खतरनाक वायरस है, तो फ्रांस से खबर देखिए। फ्रांस में कोविड का नया वेरिएंट IHU मिला, जिसका संक्रमण ओमिक्रॉन से भी ज्यादा तेज है, यानी अल्फा के बाद डेल्टा और डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन। लेकिन अब IHU भी दुनिया में फैल सकता है। खैर, IHU के बारे में आगे तफसील से बताएंगे, लेकिन अभी चैलेंज ओमिक्रॉन बना हुआ है, जो तीसरी लहर लेकर आ चुका है। अरविंद केजरीवाल के अलावा दिल्ली में बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी भी पॉजिटिव हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी कोरोना पॉजिटिव हैं। यानी अब दिल्ली के पॉलिटिकल फिगर भी तीसरी लहर की चपेट में आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना अचानक अलार्मिंग स्टेज में पहुंच गया। 5 दिन में ही केस 4 गुना हो गए। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू की नौबत क्यों आई है, उसे दिल्ली में बढ़ते संक्रमण दर से समझा जा सकता है। 31 दिसंबर को दिल्ली में जब 1796 केस आए, तब संक्रमण दर 3.25% थी। ये 1 जनवरी और 2 जनवरी को तेजी से बढ़ी और 3 जनवरी को 7% तक आ गई, जबकि केस डबल होकर 4,000 पहुंच गए और अब 5,500 केस के साथ दिल्ली में संक्रमण दर 8.5% है। ये मई 2021 के बाद कोरोना फैलने की सबसे तेज स्पीड है। इसलिए अप्रैल मई 2021 में दिल्ली का हाल क्या था वो याद कीजिए और आगे दिल्ली के सामने क्या मुसीबत खड़ी है उसके बारे में सोचिए। कोरोना को लेकर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान कहता है कि अगर कहीं भी संक्रमण दर 5% से ऊपर जाती है और ये लगातार 2 दिनों तक बनी रहती है, या फिर एक दिन में 16,000 तक केस आ जाते हैं, या फिर हॉस्पिटल में 3,000 बेड भर जाते हैं, तो ऐसे में रेड अलर्ट लागू किया जा सकता है। 500 बेड की ऑक्यूपेंसी 7 दिन तक लगातार रहने पे नेक्स्ट लेवल था। दिल्ली के अंदर अभी सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है। लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने की आवश्यकता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बस तीसरी लहर का खतरा दिसंबर में ही नजर आने लगा था। जनवरी की शुरुआत में ही तीसरी लहर आ गई और ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। तीसरी लहर का खतरा क्या है, इसके बारे में सरकार को भी अंदाजा है। इसलिए वैक्सीनेशन को तेज किया गया। एक दिन में 50 से 60 लाख वैक्सीन डोज लगाई जाने लगी। अभी देश में 147 करोड़ वैक्सीन डोज लगा दी गई है। बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है।
मुंबई में लगातार दूसरे दिन 15 साल से 18 साल के बीच के बच्चों का वैक्सीन चल रहा है और ये वैक्सीन के लिए बच्चे कितने उत्साहित हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं। बच्चे कतारबद्ध बैठे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अपने हाथ में इन्होंने आधार कार्ड लिया हुआ है और रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास ये बच्चे बैठे हुए हैं। ये सारे बच्चे अलग अलग स्कूलों से यहाँ पर आए हुए हैं, बीएमसी स्कूल, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस के ये सारे बच्चे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनके मन में कोई डर, कोई चिंता नहीं है। उल्टा ये संदेश ये दे रहे हैं कि जो भी लोग अब तक वैक्सीन नहीं लिए हैं वो वैक्सीन का पहला डोज ले इन्हें। जैसे हम लोग तो ले चुके हैं वैक्सीन, हम लोग 18 साल 25 साल के हैं अभी तक। उन लोगों के लिए कैसा एक्सपीरियंस नया है ये, उनको थोड़ा बहुत डर लगता है, इसलिए कुछ बच्चे पेरेंट्स के साथ भी आते हैं, स्कूल वाले बच्चे टीचर्स के साथ आते हैं। तो उत्साह तो रहता है क्योंकि अभी तक उन्होंने लिया नहीं, सब लोग को लेते हुए देखा है। डर रहता है लेकिन उत्साह इसलिए कि वो भी सेफ हो जाएंगे इस चीज से। वैक्सीन का जो दौर शुरू किया गया है मुंबई में 10 अलग अलग सेंटर्स बीएमसी के हैं जहां पर वैक्सीन दिया जा रहा है। कांजूर मार्केट सेंटर में पेरेंट्स भी साथ में आए हुए हैं, टीचर्स भी साथ में आए हुए हैं और अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पेरेंट्स और टीचर हैं वो सब यहाँ पहुंचे हुए हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि तीसरी लहर आ चुकी है। भारत में कोरोना का ये ब्लास्ट कैसे हुआ, इसे आंकड़ों से समझिए। 24 घंटे में करीब 40,000 केस आए हैं, 125 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस 2.25 लाख तक पहुंच गए हैं। पटना में जेडीयू दफ्तर के गार्ड समेत 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब वहां सबका कोरोना टेस्ट हो रहा है। बिहार में भी कोरोना की रफ्तार काफी तेज है। बिहार के लगभग सभी जिले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मामले पटना में आ रहे हैं। पटना में कल 160 मामले मिले थे, लेकिन आज इसकी संख्या तिगुनी हो गई। पटना में आज 522 मामले मिले हैं, जिनमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या करीब 40 है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ एक बैठक कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में कुछ बड़े फैसले नीतीश कुमार ले सकते हैं। लोगों पर पाबंदियां बढ़ाई जा सकती हैं। पंजाब के बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। बार, सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्टोरेंट वगैरह में 50% कैपेसिटी लागू कर दी गई है। पंजाब के पटियाला में सरकारी मेडिकल कॉलेज में 102 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिला है। पटियाला में सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। सरकार ने नाइट कर्फ्यू जो है म्यूनिसिपल लिमिट में, सारे पंजाब में नहीं, म्यूनिसिपल लिमिट जो है हमारे, उसमें 10 से 5 बजे तक हमने कर्फ्यू लगाया और उसके साथ साथ स्कूल कॉलेज जो है वो भी बंद किए हैं और ऑनलाइन जो है बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बाद अब सरकारें हरकत में आई हैं। पंजाब सरकार ने आज रात से जहां कर्फ्यू का ऐलान किया है, वहीं हरियाणा सरकार पहले ही इसके लिए पाबंदियां उठा चुका है। वहीं चंडीगढ़ प्रशासन ने भी सभी पर्यटक स्थलों को पर्यटकों के लिए बंद करने के आदेश जारी किए हैं। पश्चिम बंगाल के आईआईटी खड़गपुर में 2 दिन के अंदर कोरोना के 60 केस मिले हैं। इनमें 40 छात्र और छात्राएं हैं। महाराष्ट्र में पहले ही स्कूल बंद किए जा चुके हैं। सिर्फ 10वीं और 12वीं को छोड़कर सबकी ऑनलाइन क्लास हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश में तीसरी लहर की पुष्टि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। इसलिए मध्य प्रदेश को भी बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर अब भयानक दस्तक देने लगी है। बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ 308 मामले सामने आए हैं, जबकि 7 दिनों पहले यह आंकड़ा महज 48 लोगों का था। वही एक्टिव मरीजों की संख्या में भी बीते 7 दिनों में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। 7 दिनों पहले एक्टिव मरीजों की संख्या 307 थी, जो अब बढ़कर 1029 हो चुकी है। ओमिक्रॉन के भी 11 मरीज अब तक मिल चुके हैं। इंदौर के हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं, वहीं भोपाल के हालात भी दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने नए साल से पहले ही नाइट कर्फ्यू रात 11 से सुबह 5 बजे तक लागू किया था। लेकिन जिस तरीके से अब कोरोना के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, समझा जा सकता है अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश सरकार कोरोना को लेकर कुछ कठोर कदम उठा सकती है। दरवाजे पर तीसरी लहर आ गई है। तो टेस्टिंग्स कितनी हो रही हैं, क्योंकि बेहद जरूरी हो जाता है। कल हमने 58,269 टेस्टिंग की थी और हम 60,000 के आसपास रोज टेस्टिंग कर रहे हैं, लगातार एक भी दिन छोड़ नहीं रहे। ये सच है कि हमारी सावधानियों के कारण से मध्य प्रदेश में नहीं, हमारे यहाँ जब भी तीसरी लहर वो भी मान लें तो कभी दिल्ली से कभी बंबई से, इस दिशा से, इन दोनों दिशाओं से कोरोना आता है। और इसलिए आप पिछले दोनों ट्रेंड देख लें और इस बार का देखें। पिछले दोनों ट्रेंड में भी पहले इंदौर, फिर भोपाल और फिर जबलपुर होता हुआ ग्वालियर सब जगह गया। गुजरात में भी कोरोना को लेकर अलर्ट तो जरूर है, लेकिन केसेस यहाँ भी तेजी से बढ़ रहे हैं। नए साल के पहले 3 दिन में ही केसेस 1000 से ऊपर 1300 के करीब पहुंच गए हैं।
गुजरात में वैक्सीनेशन भी तेजी से चल रहा है। राज्य में 9 करोड़ से ज़्यादा डोज दिए जा चुके हैं, लेकिन तीसरी लहर में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए वैक्सीनेशन को और तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले एक हफ्ते में कैसे देश भर में कोरोना की रफ्तार बढ़ी है, वो एक ग्राफ देखकर आप समझ जाएंगे। 29 दिसंबर को कोरोना के 13,000 से ज्यादा केस थे। 30 दिसंबर को 16,000 पार हुए। 31 दिसंबर को 22,000 और 2022 में 3 दिनों के अंदर यह आंकड़ा 40,000 तक पहुंच गया। देश के दूसरे राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी कोरोना का खतरा बना हुआ है। हालांकि पॉजिटिविटी रेट 0.33% के करीब है। ओमिक्रॉन के केसेस भी ना के बराबर है, लेकिन जम्मू कश्मीर में हर दिन औसतन 150 के करीब मामले सामने आ रहे हैं। इन बढ़ते आंकड़ों को देख सरकार ने कई गाइडलाइंस भी जारी की है। खासकर हवाई और सड़क रास्ते से आने वाले लोगों की टेस्टिंग मजीद बढ़ा दी गई है, लेकिन बाहर से बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही, पर्यटक स्थलों पर जमा होने वाली भीड़ और लोगों की लापरवाही के चलते जम्मू कश्मीर में भी संक्रमण विस्फोटक होने का खतरा बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में कर्नाटक में भी पॉजिटिविटी रेट में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। 75% उछाल के साथ अब कर्नाटक में पॉजिटिविटी रेट 2.59% हो गई है। 24 घंटा पहले ये सिर्फ 1.6% थी। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 2,479 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 2,053 मामले सिर्फ बेंगलुरु में सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले कर्नाटक में एक भी नहीं है। अब तक कर्नाटक में कुल 77 ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज हैं। दक्षिण में कर्नाटक और केरल, वहीं तमिलनाडु से लेकर कश्मीर और गुजरात से लेकर मिजोरम तक केस बढ़ रहे हैं। इसलिए सिर्फ दिल्ली और मुंबई ही नहीं, पूरे भारत में कोरोना को लेकर रेड अलर्ट वाली नौबत बहुत जल्द आने का डर है। चुनावी रैलियों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि पंजाब से लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और गोवा तक सब जगह कोविड इमरजेंसी के हालात अभी से बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटों में यूपी में 992 नए कोरोना के केस आए हैं। यूपी में अब तक 26 ओमिक्रॉन के केस मिल चुके हैं। सरकार का कहना है कि टीका लगाने में तेजी लाई जा रही है। अब तक 20 करोड़ 36 लाख से ज़्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सरकार लोगों से अपील कर रही है कि जिस तरह से कोरोना तेजी से फैल रहा है, उसमें सावधानी बहुत ज़रूरी है और ज़रा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। एक बार आपको फिर मुंबई लेकर चलते हैं, जहां एक क्रूज शिप कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। गोवा में जिस कार्डेलिया क्रूज शिप में 66 कोरोना पॉजिटिव यात्री मिले थे, उसे बाकी 2,000 लोगों के साथ गोवा से मुंबई रवाना कर दिया गया। इस शिप में सवार लोगों ने खूब हंगामा किया था, जिसके बाद अब मुंबई पहुंचने पर यह महाराष्ट्र सरकार के लिए बड़ी सिरदर्दी बनने जा रहा है, क्योंकि सभी 2,000 लोगों का फिर से कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। कौडिल्या शिप मुंबई पहुंच गई है। उसमें 2,000 से ज्यादा लोग हैं जिनका आरटीपीसीआर टेस्ट करना है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर ग्रीन गेट के टर्मिनल पर आप देखिए जो है एक के बाद एक एम्बुलेंस को अब जो बीएमसी की टीम के साथ पहुंची थी, उन तमाम एम्बुलेंस को एक एक करके अंदर छोड़ा जा रहा है। और ये साथ में यहाँ पर बीएमसी की टीम भी है। 2 लैब से कुल 60 लोगों की टीम जो है यहाँ पर पहुंची है, जो 2,000 लोगों की टेस्टिंग करेगी। और यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं कि जो शिप है वो भी आपको दिखाई देगी। फिलहाल ये जो शिप है वो टर्मिनल पर पहुंच गई है और यहाँ पर अब एक एक करके तमाम एम्बुलेंस को अंदर छोड़ दिया गया है और इन सभी लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएगा। इसमें से जो लोग पॉजिटिव आएंगे उन्हें कोविड सेंटर या फिर हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। अगर कोई शख्स जो है वो निगेटिव आएगा तो वो 7 दिनों के होम क्वारंटाइन पीरियड में रहेगा। इस तरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। फिलहाल सभी 2,000 लोगों का टेस्ट किया जाएगा। मुंबई की बीएमसी प्रशासन ने निर्णय लिया है, क्योंकि ये 2,000 लोग जो थे उनके साथ में वो 60 पैसेंजर भी थे जो गोवा में हुए टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्रूज शिप जैसे केस कैसे कोविड से निपटने में मुश्किल पैदा कर सकते हैं। भारत में अभी खतरा ओमिक्रॉन वेरिएंट का है। यह वेरिएंट सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में फैला और 2 ही हफ्तों में इसके केस बाकी दुनिया में संक्रमण फैलाने लगे। अमेरिका से लेकर यूरोप हर जगह लाखों केस आने लगे। अमेरिका में कोरोना वायरस के संक्रमण ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
अमेरिका में एक दिन में ही कोरोना के 10 लाख केस आ गए हैं। यह ऐसा आंकड़ा है जो अमेरिका का मेडिकल सिस्टम ठप कर सकता है। अब तक दुनिया के किसी भी देश में एक दिन के अंदर इतने ज्यादा केस नहीं आए थे। 4 दिन पहले अमेरिका में 24 घंटे के अंदर करीब 6 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे। यानी महज 4 दिनों के अंदर अमेरिका में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन डबल हो चुका है। इसलिए भारत को भी तैयार रहना होगा, क्योंकि ओमिक्रॉन डेल्टा से भी बड़ी सुनामी लाने के लिए तैयार हो रहा है। अभी तक यूपी में ऐसा देखने को मिलता था कि हिस्ट्री शीटर और माफिया के अवैध कब्जों को सीएम योगी ने बुलडोजर से जमींदोज करवाया, लेकिन अब योगी वाला ही फॉर्मूला मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी अपना रहे हैं। यहां छतरपुर में दिन दहाड़े माफिया के अवैध कब्जे पर बुलडोजर दौड़ाया गया। गुंडे और माफियाओं के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। वांटेड अपराधी सोनू के अवैध फार्म हाउस पर शिवराज सरकार ने बुलडोजर चलवाकर उसे ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई को ड्रोन कैमरे से कैद भी किया गया, इस पर निगरानी रखी गई। बदमाश सोनू पर करीब 18 आपराधिक मामले हैं। ये बदमाश दिन दहाड़े राइफल लेकर घूमता है, लोगों पर रौब झाड़ता है। इसके डर से पीड़ित शिकायत तक नहीं करते, लेकिन आज इसी गुंडागर्दी पर लगाम कस दी गई। और सोनू स्टोव के नाम पर है इस व्यक्ति के विरुद्ध थाना छतरपुर एवं अन्य स्थानों पर गंभीर प्रवृत्ति के कुल 18 मामले पंजीबद्ध हैं। इस राहुल गांधी पिछले 7 दिनों से विदेश में बैठे हैं, वहीं से मोदी विरोधी माहौल बना रहे हैं। जबकि मोदी 1 तारीख को किसानों के बीच थे, फिर यूपी गए, आज मणिपुर त्रिपुरा में थे, कल पंजाब जा रहे हैं। नए साल में मोदी का यह कैलेंडर है। जबकि मोदी विरोधियों की टाइमलाइन किसी और ही लाइन लेंथ पर चल रही है। कांग्रेस की सोशल मीडिया टाइमलाइन आप देखेंगे तो हर रोज वहां एक नया प्रोपेगेंडा होता है। 40 मैसेज कॉपी पेस्ट हो रहे हैं। कभी चीन का वीडियो फैलाया जाता है, फिर मोदी की पुरानी तस्वीर चिपकाकर नया एजेंडा चलाया जाता है। कोई भी हैशटैग ट्रेंड करा लेते हैं, स्लोगन गढ़ दिए जाते हैं। सोशल मीडिया पर जो बात मोदी विरोधी फैलाते हैं वो कितना सच है कितना झूठ, इसकी शुरुआत हम उस तस्वीर से करने जा रहे हैं जहां चीनी और मोदी विरोधियों का प्रोपेगेंडा एक्सपोज होता है। फेक वीडियो चाइना का है, फैलाया मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने। इस रिपोर्ट में पूरा फैक्ट चेक है। इलाका अपना, सैनिक भी अपने, सेलिब्रेशन भी अपना। गलवान में शान से लहराया है तिरंगा। हाथों में SIG 716 शूट टू किल राइफल्स। तिरंगे के साथ गलवान में तैनात डोगरा रेजिमेंट के बहादुर जवान और डोगरा रेजिमेंट का झंडा। गलवान में भारतीय जवानों का असली फोटो देखकर यकीनन चाइनीज आर्मी को ठंड में भी पसीने छूट रहे होंगे। इन तस्वीरों ने चाइनीज प्रोपेगेंडा वाले वीडियो की सारी हवा निकाल दी है। यह चीन के फेक नैरेटिव को इंडियन आर्मी का मुंहतोड़ जवाब है। जवाब तो उन्हें भी मिला है जो सिर्फ मोदी को बदनाम करने के लिए कल तक चाइनीज लाइन लेंथ पर चल रहे थे। चाइनीज चक्कर में फंसे राहुल विदेश में बैठकर चीन का चक्कर लगा रहे थे, बोल रहे थे गलवान में तिरंगा लहराओ, तिरंगा लहराओ। अब जब इंडियन आर्मी ने तिरंगा लहराकर दिखा दिया तो राहुल गायब हो गए। इंडियन आर्मी की फोटो शेयर नहीं की। हां, आज भी हमारी जमीन, हमारे लोग, हमारे बॉर्डर वाली सेम स्क्रिप्ट जरूर पढ़ी। राहुल की टाइमलाइन पर आपको यह तो मिल जाएगा कि चीन ने यह किया, चीन ने वो कर दिया, मोदी ने कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो वो ये कि गलवान में हिंदुस्तानी फौज ने एक बार फिर अपना तिरंगा गाड़ दिया। एंटी मोदी ब्रिगेड का मकसद सिर्फ एक था, किसी तरह मोदी को कमजोर साबित करो। एग्जाम्पल ये रहा, राहुल के 2 साल पुराने ट्वीट रीट्वीट हुए। ट्विटर पर मोदी विरोध का एजेंडा चलाने वाले सारे कैरेक्टर इकट्ठा हुए। स्वरा भास्कर कूदी, मोदी हटाने का नारा बुलंद करने वाला गैंग एक्टिव हुआ। इसमें पत्रकार भी थे, नेता भी थे। इसी से मालूम चलता है कि चीन ने गलवान पर जो प्रोपेगेंडा वीडियो बनाया, मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने उसे प्री प्लान्ड साजिश के तहत इंडिया में फैला दिया। मगर अब सबकी चोरी पकड़ी गई है। चीन भी एक्सपोज हो चुका है। मोदी विरोधी गैंग का भी कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। सबूत मिल गया है।
दो तस्वीरें देखिए। पहली वो है जिसमें इंडियन आर्मी गलवान में बर्फीली पहाड़ों के बीच खड़ी है। दूसरी तस्वीर चाइनीज फेक वीडियो का स्क्रीनशॉट है। ध्यान से देखिए, भारतीय सैनिकों ने गलवान की जो तस्वीर शेयर की है उसमें बर्फ की चादर साफ साफ देखी जा सकती है, लेकिन चीन के वीडियो में बर्फ को ढूंढना तो दूर, देखना भी मुश्किल है। चीन ने जो वीडियो बनाया उसका सच ये है कि वो गलवान में पेट्रोल पॉइंट PP-14 से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे के इलाके में रिकॉर्ड हुआ। यानी ये वो लोकेशन है ही नहीं जहां जून 2020 में दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई थी। चाइनीज पीएलए ने अपने प्रोपेगेंडा वीडियो में जिस जगह को गलवान बताया है, दरअसल वो गलवान नहीं है, वो उनके फॉरवर्ड पोजीशन के बेस के पास की लोकेशन है। और इसीलिए जिस तियाननमेन स्क्वायर के फ्लैग को दिखा रहे थे और ये बता रहे थे कि गलवान में उनका वर्चस्व है, दरअसल वो सरासर उनका फेक प्रोपेगेंडा था। इंडिया टीवी को मिली भारतीय सेना के द्वारा दो ऐसी तस्वीर जो कि चाइनीज पीएलए के हर एक दावे की पोल खोलती है। भारतीय सेना के जवान अपने हाथों में 6 और 7.62 लेकर और आधुनिक इक्विपमेंट के साथ गलवान की फॉरवर्ड पोजीशन पर तैनात हैं। सब कुछ शीशे की तरह साफ है, मगर मोदी के सियासी दुश्मनों को तो सिर्फ बहाना चाहिए, मौका चाहिए, ताकि वो एंटी मोदी माहौल बना सकें। कुछ घंटों पहले तक ये सारे लोग खूब गलवान गलवान कर रहे थे, मगर आज किसी ने हैशटैग इंडियन आर्मी पर रिएक्ट नहीं किया। मोदी विरोधी इकोसिस्टम सिर्फ गलवान पर फेक प्रोपेगेंडा नहीं चला रहा, देश के भीतर भी नॉन स्टॉप माहौल बना रहा है। उदाहरण के तौर पर यह हैशटैग देखिए, मोदी मणिपुर में थे और कांग्रेस ने अपनी टाइमलाइन पर मणिपुर रिजेक्ट्स मोदी की लाइन पकड़ ली थी। मुद्दा बस एक है, मोदी को घेरो। छुट्टी पर रहते हुए राहुल ये काम इटली से कर रहे हैं, जबकि मोदी देश के भीतर मैदान में डटे हुए हैं। मणिपुर की तस्वीरें गवाह हैं, मोदी को पब्लिक का फुल सपोर्ट मिल रहा है। आज जब मैं एयरपोर्ट से उतरा, एयरपोर्ट से यहां तक आया, करीब 8-10 किलोमीटर का रास्ता पूरी तरह मणिपुर के लोगों ने कर दिया, रंग दिया। एक प्रकार से पूरी ह्यूमन वॉल, 8 किलोमीटर की ह्यूमन वॉल। एक लाइन में कहें तो चुनाव जीतना मोदी को ही आता है, तो क्या राहुल को यह समझ में ही नहीं आता है? मोदी मणिपुर पहुंचते हैं तो स्थानीय रंग में रंग जाते हैं। मोदी का दूसरा स्टॉप ओवर अगरतला में होता है, वहां भी कई किलोमीटर तक सड़कों के दोनों किनारे बिल्कुल वही दृश्य नजर आता है। प्रधानमंत्री अगरतला से विकास की नई परिभाषा सुनाते हैं, त्रिपुरा के हीरा मॉडल का जिक्र करके पूर्व की सरकारों पर तंज भी कसते हैं, भविष्य का विजन भी रखते हैं। पहले यहां भ्रष्टाचार की गाड़ी रुकने का नाम नहीं लेती थी और विकास की गाड़ी पर ब्रेक लगा हुआ था। पहले जो सरकार यहां थी उसमें त्रिपुरा के विकास का न विजन था और न ही उसकी नीयत थी। गरीबी और पिछड़ेपन को त्रिपुरा के भाग्य के साथ चिपका दिया गया था। इस स्थिति को बदलने के लिए ही मैंने त्रिपुरा के लोगों को हीरा का आश्वासन दिया था। हीरा, HIRA। H से हाईवे, I से इंटरनेट वे, R से रेलवेज और A से एयरवेज। आज हीरा मॉडल पर त्रिपुरा अपनी कनेक्टिविटी सुधार रहा है, अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। यानी इस वक्त देश में जो चुनावी कंपटीशन चल रहा है, उस कंपटीशन में मोदी तो फ्रंट में, मगर विरोधी या तो गायब हैं या कमजोर दिख रहे हैं। एक सैंपल यूपी का है। यूपी का किला फतेह करने के लिए हर रोज नई नई थ्योरी दी जा रही है। अखिलेश यादव एक नई कहानी लेकर आए हैं, लखनऊ वाला सपना साकार हो, इसलिए अब अखिलेश के सपनों में साक्षात कृष्ण भगवान ही आने लगे हैं।
रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना करके कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र में लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। यादव वोट वाला फैक्टर है तो क्या इसलिए अखिलेश के सपनों में कृष्ण वाला चैप्टर है? जवाब योगी ने दिया। आपने देखा होगा पहले की सरकारों में आतंकी हमले होते थे, कभी राम जन्मभूमि पर, कभी काशी के संकट मोचन मंदिर पर, कहीं लखनऊ की कचहरी पर, कभी काशी की कचहरी पर, कहीं पर रामपुर के सीआईएसएफ के सेंटर पर। ये लगातार आतंकी हमले होते थे और आतंकवादी भी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदलते थे, वैसे ही जैसे आज समाजवादी पार्टी के बबुआ भी अब बोल रहे हैं ना। आपने देखा होगा, आप उनके वक्तव्य क्या आ रहे हैं। आज वो भी बोल रहे हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो वो भी राम मंदिर का निर्माण करा देते। अब उनको सपने भी बहुत आ रहे हैं और सपने भी इस कदर आ रहे हैं कि सपने में आकर भगवान कृष्ण भी उनको अब कोस रहे हैं कि अबे नालायकों, जब सरकार मिली थी तब कोसी कला का दंगा करवा रहे थे, तब जवाहर बाग का दंगा करवा रहे थे, तब मुजफ्फरनगर का दंगा करवा रहे थे, और जब सत्ता मिली थी तब राम भक्तों पर भी गोलियां चला रहे थे। अब राम मंदिर का निर्माण जिनको करना है वो तो कर ही रहे हैं, कम से कम एक बार माफी तो मांग लो। रंग बदलने में माहिर इन लोगों को आज देख करके गिरगिट भी शर्मा जाएगा कि वास्तव में अब तक तो उसको ही ये उपलब्धि हासिल थी कि वह समय के अनुरूप अपना रंग बदल देता था, लेकिन अपनी बोली भाषा में विपक्ष के नेता कैसे अपना रंग और रूप बदल दे रहे हैं। आज किसी को राम मंदिर की याद आ रही है, किसी को भगवान कृष्ण की याद आ रही है, लेकिन जब सत्ता मिली थी तब तो पूरे प्रदेश को इन्होंने बेगाना बना दिया था। आज उत्तर प्रदेश की सियासत के सारे कैरेक्टर्स मैदान में थे। ओवैसी ने मुरादाबाद में मोर्चा संभाला, योगी ने अलीगढ़ से लेकर सहारनपुर तक खंगाल डाला। ओवैसी ने आज बहुत कुछ कहा है, मोदी पर सीधा हमला किया है। थोड़ी देर में सब सुनाएंगे, पहले योगी को सुनिए, क्योंकि आज यूपी के बाबा फुल फॉर्म में थे। चुनावी घमासान में आज ओसामा बिन लादेन की भी एंट्री हो गई। पहले की सरकार आतंकवादियों को मुकदमों को वापस लेती थी और हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं। उनको ठिकाना लगाने के लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं। अगर देश के खिलाफ साजिश करोगे, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे, तो हमारे कमांडो तुम्हें निकाल करके कहीं भी छुपोगे, ओसामा बिन लादेन की तरह कहीं भी छुपे रहोगे तो भी निकाल करके तुम्हारा काम तमाम करने का कार्य करेंगे। योगी की डिक्शनरी से आज चुन चुनकर सियासी डायलॉग्स निकल रहे थे। बाबा ने ना अखिलेश को छोड़ा, ना राहुल को, ना प्रियंका, सबकी क्लास लगाई। बुलडोजर का भी जिक्र हुआ, बुलडोजर से जिनको दर्द हुआ उनका नाम भी लिया। 22 में यूपी का टॉपर कौन होगा, योगी आदित्यनाथ ने आज सबका एनालिसिस कर डाला, पूरा हिसाब चुकता कर डाला। पहले की सरकारों के लिए सहारनपुर दूर होता था। 5 साल में से अखिलेश यादव सहारनपुर में बामुश्किल एक बार भी नहीं आए होंगे। और भाइयों बहनों, मैं सहारनपुर की इस 5 साल में दर्जनों यात्रा कर चुका हूं, क्योंकि मेरे लिए जितना लखनऊ वैसे ही सहारनपुर। बारी तो भाईजान की भी आई, लोकेशन मुरादाबाद था। शुरुआत कुछ इस अंदाज में हुई। मैं मुसलमान हूं,
मेरा मकसद एक ही है कि मुझे डिग्निटी मिले, मुझे इज्जत मिले, मुझे कोई खौफ ना हो अपनी जान का, मुझे कोई खौफ ना हो हमारी बेटियों का, मुझे कोई खौफ ना हो कि कल मेरे बेटे को किसी झूठे मुकदमे में डालकर जेल भिजा दिया जाए। भाईजान का सिर्फ लोकेशन चेंज होता है, अग्रेशन नहीं। मसलन बैरिस्टर ओवैसी एक तरफ मुसलमानों को डराया जा रहा वाली स्पीच दे रहे थे और लगे हाथों मोदी मोदी कर रहे थे। ना नरेंद्र मोदी होश में आती है, एक्सरसाइज तो बहुत कर रहे हैं मोदी जी, आज हम भी करते हैं, मगर एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, मगर ये लोग क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री बोले देखो मैं तो फिट हूँ, एक्सरसाइज। प्रधानमंत्री माशाल्लाह बहुत फिट है, हम जानते हैं, मगर नौजवान भारत का अनफिट हो चुका है। अगर जालिम को जालिम कहना भड़काओ भाषण तो तैयार हो जाओ। अल्लाह हमको जब तक जिंदा रखेगा हम कभी जालिम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उससे पंचायत करेंगे। ओवैसी की तकरीरों में वैसे तो पूरा फोकस मुस्लिम वोटर्स पर होता है, मगर आज सीनियर भाईजान भी हिंदू बनाम हिंदुत्व वाली बहस में कूद पड़े। राहुल से भी पूछ लिया, अखिलेश से भी पूछ लिया, मोदी और योगी का भी नाम लिया। मैं योगी आदित्यनाथ से कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी से कह रहा हूँ, अमित शाह से कह रहा हूँ, राहुल गांधी से कह रहा हूँ, अखिलेश यादव से कह रहा हूँ, आप पांचों एक जगह बैठकर आप अपने दरमियान में तय कर लो कि इन सबसे बड़ा हिंदू कौन है। आप पांचों एक जगह बैठ जाओ और बैठकर कहो कि हम में से सबसे बड़ा हिंदू कौन है। राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्ववादी की बात करते, बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है। अच्छा बाबा ये तो बताओ जो मंदिर को नहीं जाता उसका क्या होगा? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।